इसी नाम से करना जो ग्रीन में हाईलाइट है। Dig Limited, a listed company, has 7 components. Following information is available: A, B, C, D, E, F, G, external sale, internal sale, total profit, assets. ये तरीका होता है पेपर में पढ़ने का। कॉपीज करा के ला दो उसको टर्म टेस्ट की, कोई एक बच्चा दे दे, इधर देखते रहें, किसी के पास है क्वेश्चन पेपर तो दे दें। टर्म टेस्ट 2 उनसे पूछ लो, उनके पास होगा, वैसे फोटोकॉपियर के पास होगा, 10 कॉपीज करा लो, ठीक है छोड़ो। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द above components are reviewed by CEO. He is of the view that all components need to be presented separately. वो तो उसका view है ना in the financial statements. Component E and D exhibit similar strong long-term performance because they have similar economic. ये वो IQ के पास पेपर वाला सवाल नहीं था, तो ये तो डिस्कस हुआ है, ये तो फिर सबके 8/8 आने चाहिए या 9/9 आएंगे। अच्छा, Rainbird is involved in multiple business, has provided the following details. It is planning to reorganize its manufacturing facility of cars and commissioned a consulting engineer to carry out a feasibility study who will finalize the plan as soon as possible. A provision for reorganization was created at 31 December 2001. It is planning to restructure its manufacturing facility. बताएं आप क्या जवाब देके आए थे? There is no legal or constructive obligation because it is yet not announced. A staff involved in manufacturing of medicine needs training for making a new vaccine. अच्छा, Rainbird contracted with a trainer to provide retraining to take place in next year. इसके लिए एक प्रोविजन हमने क्रिएट कर ली हुई थी, अल्लाह का शुक्र है भाई। तब तक ट्रेनिंग की प्रोविजन क्रिएट नहीं हो सकती जब तक ट्रेनिंग हो ना जाए। देयर इज नो पास्ट इवेंट। अगर आप एंट्री करेंगे, देखें आप एंट्री करेंगे ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू ट्रेनर क्रेडिट या प्रोविजन फॉर ट्रेनर क्रेडिट, तो ये पेएबल किसकी तरफ होगा? किसकी तरफ होगा ये पेएबल? ट्रेनर की तरफ। उसने तो अभी ट्रेनिंग दी नहीं, उसने कब ट्रेनिंग देनी है? ये बिल्कुल उसी तरह है कि यू आर प्लानिंग फॉर सफेदी और आपने अगले से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, उसने कहा ठीक है मैं अगले साल आके सफेदी कर दूंगा, आपने जाते हुए एंट्री कर ली, अब पेएबल टू हूम? पास्ट इवेंट सोचना या प्लानिंग नहीं होता, पास्ट इवेंट होता है अगले से सर्विस लेना, तो दैट्स व्हाई देयर विल बी नो लायबिलिटी। और बल्कि ये सवाल की रिक्वायरमेंट होगी हाउ शुड इट बी डेल्ट, हाउ द अबव इशू शुड बी डेल्ट, तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा वाज क्रिएटेड गलत है, शुड हैव बीन क्रिएटेड, या होनी शुड नॉट हैव बीन क्रिएटेड, नहीं होनी चाहिए थी। रीट्रेनिंग से मतलब है कि पहले भी कभी ट्रेनिंग दी होगी, मतलब पहले भी कभी ट्रेनिंग दी होगी ना। अब देखिए रीट्रेनिंग, इट्स स्टाफ इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन नीड्स ट्रेनिंग फॉर मेकिंग अ न्यू वैक्सीन। Rainbird contracted with a training company to provide retraining to take place in January. रीट्रेनिंग का लफ्ज शायद उसने इसलिए लिख दिया कि वो पहले कभी ट्रेनिंग दी होगी, लेकिन अब नई वैक्सीन के लिए तो दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा ना। हाँ, कॉन्ट्रैक्टेड विद अ ट्रेनिंग कंपनी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई अगले साल आपने मेरे पूरे घर का पेंट करना है। टू टेक प्लेस को अंडरलाइन करना था ना। हाउ आई कैन रिकॉर्ड अ लायबिलिटी इफ आई हैव येट नॉट गेट माय स्टाफ ट्रेन्ड? पेबल टू होम, सादा सी बात है, लाइबिलिटी में याद रखिएगा किसी को पेबल होना चाहिए, पेबल टू होम। वो ट्रेनर्स तो आए नहीं अभी, डेट विल टेक प्लेस इन नेक्स्ट ईयर। नहीं डिस्क्लोज कहां करेंगे, ये कहां लिखा हुआ डिस्क्लोज? For security cameras business, it gives a 3-month warranty with all products and the rate of return under warranty is 12%. 100 में से 12 वापस आ जाते हैं। 5% of returned items can be repaired at a cost of 5,000 per unit and the other 95% are scrapped and a full refund of Remus sold 5,25,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2001। तो कितने यूनिट्स बेचे हैं? 5,25,000। ये 5,25,000 सारे आ जाएंगे या इसमें से 12% आएंगे? जरा सोच के बताएं, 5,25,000 सारे आ जाएंगे या 12% आएंगे? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बेचे कितने अरसे में?
Excellent. 5,25,000 units sold in 12 months. मेरे ख्याल से अब सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वालों का वारंटी रह गई है, बाकियों की वारंटी अवेल हो, हत्ता के मैंने जो सितंबर में भी बेचे होंगे उनकी वारंटी दिसंबर में एक्सपायर हो गई है। तो हाउ कैन आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स sold in October, November and December? I have to assume that sale is evenly occurred during the year. और अगर सेल बता देता कि 9 महीने कितनी है, 3 महीने कितनी है, फिर तो और बहुत अच्छी बात होती। या अगर बताता पहले 6 महीने की सेल ये है, अगले 6 महीने की सेल ये है, तो फिर अगले 6 महीने की सेल को डिवाइड बाय 6 into 3 करना था। समझ आई बात? कि मुझे आखिरी 3 महीने की सेल चाहिए, इंटू 3/12 इज इक्वल टू बांटे 131, 1,31,250 चीजें मैंने बेची हैं। ये सारी रिपेयर के लिए आएंगी या 12% आएंगी? 12%। अब तो कुछ भी नहीं रह गया। ये 15,750 चीजें आनी है वापस, इंटू 12%, 15,750। 15,750 में से 15,750 में से 5% कितनी बन गई? 787.5 यूनिट। अब ये अंदाजा होता है ना, तो 0.5 यूनिट हमने बस लिख दिया, अब क्या करें, ये अंदाजा ही होता है ना। तो 787 अजीब सा लफ्ज़ है वैसे, 0.5 यूनिट्स, और ये 14,962.5 यूनिट्स। वैसे उससे ना एक चीज बतानी चाहिए थी, जो आप मुझे बताएं, उसे एक चीज बतानी चाहिए थी। क्या चीज? सेल इवनली अकर हुई है पूरा साल। हाँ ठीक है, ये भी बताना चाहिए था, लेकिन ये तो अब कुछ था नहीं तो ये करना पड़ना था। और क्या उसे बताना चाहिए था? उसने अपना एस्टीमेट ही तो बताया। उसे बताना चाहिए था कि इन 3 महीनों में भी कुछ लोग आ गए हैं, और फिर मैंने ये किया था कि फिर प्रोविजन का अकाउंट बनाया था, यानी कि अब खर्चा तो वैसे पूरे साल का लिखना चाहिए था, लेकिन डेटा नहीं है, तो ये खर्चा हो गया 3 महीने का। 3 महीने में आ सकते हैं का मतलब ये नहीं कि 3rd मंथ के एंड पे ही आना है। किसी को चीज बेचते हैं, महीने बाद खराब हो जाती है, हो सकता है जिनको अक्टूबर में बेची हो वो नवंबर में सही करा के चले गए हो, तो पास पेपर में बताता रहे कि इनमें से थोड़े से लोग आ गए थे, तो वो हम कैश में डालते थे। लिखा होता था ना, क्लेम्स ऑफ इतने हैव बीन मेड बिफोर द ईयर एंड। तो इन 3 महीने के क्लेम्स अगर बताता तो नेट करके फिर बैलेंस शीट में कैरी डाउन बकाया जाता। डन। पहले 9 महीने के आए होंगे उनको एक्सपेंस में डाला होगा और वो पे भी हो गए होंगे, लेकिन आखिरी 3 महीने के आए तो हैं, सॉरी आ तो सकते हैं, आए कितने हैं ये नहीं दिया उसने डाटा, ये मैं कह रहा हूं। In 5 years' time, Rainbird will have to dismantle its factory building, making weapons, and return the site to the local authorities. A provision was set up for the PV of dismantling cost. When the factory was first acquired, the opening balance on the provision was 2.63. अब ना कोई ऐसा खास डेट्स वगैरह डेटा वगैरह नहीं दिया हुआ, तो ये इसने प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस दे दिया, प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस दे दिया 2 पॉइंट। तो बस आपने इसको अनवाइंड करना था, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लेना था एक साल का, बस ये पीवी दी हुई थी, पीवी को खोल देना था। असल में पूरा डेटा नहीं दिया हुआ, डिसमेंटलिंग की फ्यूचर कॉस्ट नहीं दी हुई। अगर डिसमेंटलिंग की फ्यूचर कॉस्ट दी होती तो उसको लिख के रेज टू पावर माइनस जो भी करना था वो करना था, लेकिन अभी हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस है बस, तो अनवाइंड कर देना था इसको। 2.63 इंटू, जिसको हम कहते हैं बस सीधा चलना, कैरी डाउन लेके इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले से ही निकालते होते थे हम, लेकिन इस सवाल में सीधा चलना मुनासिब था क्योंकि पीवी दी हुई है सिर्फ खाली। फ्यूचर वैल्यू दी होती ना तो देखें, इन 5 years टाइम रेनबर्ड विल हैव टू डिसमेंटल इट्स फैक्ट्री, तो इसने सवाल थोड़ा सा वेग सा बनाया हुआ है। इन 5 years टाइम से मुराद स्टैंडिंग टुडे या स्टैंडिंग एट द डेट ऑफ परचेज, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन थी।
इस वजह से हम सेफ एंड पे रह के 2.63 कर दिया, वरना वो रिवर्स वर्किंग करके इसकी फ्यूचर वैल्यू भी निकल सकती थी, लेकिन डाटा बड़ा अजीब तरीके से दिया हुआ है इसने। For cigarette manufacturing unit, the company has obtained on rent number of machines under lease which have an average of 3 years to run after 31 दिसंबर 2001। ये तो बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि 2002, 3 और 4 में ये मशीनें इस्तेमाल होनी है। ओहो, ये पता चला कि अब इन मशीनों का कोई यूज नहीं है क्योंकि नया लॉ आ गया। पीवी ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स वो तो इसने खुद ही निकाल के दे दी, इस 6 लाख। However, the lessor has said that they will accept 3.5 लाख for the cancellation। तो if I honor, तो इनफ्लो कितना है? इफ आई ऑनर, तो सिगरेट बना के इनफ्लो कितना है? 0। और आउटफ्लो ये इसने दिया है फ्यूचर रेंटल्स की पीवी, मुझे यही चाहिए होती है। इफ आई ऑनर तो 6 लाख मेरी जेब से जाएगा, इफ आई कैंसल तो 3.5 लाख। तो इसलिए किसके ऊपर बना लेनी है प्रोविजन? लोअर ऑफ के ऊपर। अच्छा, ये एडवोकेसी थ्रेट ना कभी आई के अपने टेस्ट नहीं किया। एडवोकेसी थ्रेट ये होता है कि आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को अनड्यू सपोर्ट करें, लेकिन अगर ड्यू सपोर्ट करें तो फिर थ्रेट नहीं अराइज होगा। लेकिन अगर सपोर्ट करने के लिए झूठ बोलें, एडवोकेसी ये होता है कि जैसे आप किसी को सपोर्ट करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। जॉन एंड अकाउंटेंट एट अ कंसल्टिंग फर्म रिप्रेजेंट्स द कंपनी इन रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन। ये आईकैप को टेस्ट करना चाहिए, कभी नहीं टेस्ट किया आईकैप ने। ही ओवरस्टेट्स द फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस, ओवरस्टेट खुद, एंड डाउनप्लेज द इश्यूज टू प्रोटेक्ट द कंपनीज रेपुटेशन। और इश्यूज को उसने बताया नहीं और फाइनेंशियल चीजों को उसने ओवर टू प्रोटेक्ट द कंपनीज रेपुटेशन, रिस्किंग हिज प्रोफेशनल प्रिंसिपल वायलेट हुए, न्यूट्रल नहीं रहा वो। स्टेट द मेन थ्रेट इन्वॉल्व्ड इन दिस केस, सो दैट इज एडवोकेसी। ये जिससे नहीं भी हुआ था कोई मसला नहीं, क्योंकि ये IS 38 का था, ऐसे ही डाल दिया था, इसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। बाकी देख लीजिएगा, मुझे नहीं लग रहा है सच कोई मसला है, किसी में मसला आया तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन 5, ट्रायंगुलम लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिस्क्लोजर्स। पीबीटी दिया हुआ है, अकाउंटिंग एक्शन एक्सीड द टैक्स एक्सेप्शन बाय 150 एज एट कम जनवरी। बस ये सॉल्यूशन से देख लीजिएगा। एक्सपेंसेस इंक्लूड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ 50 मिलियन एज पर टैक्स रूल, 150% ऑफ दिस एक्सपेंसेस अलाउड। ये किया था क्लास में एक दफा, ये कांसेप्ट ये नहीं किया हुआ, अभी नहीं किया हुआ, ये एक दफा पास पेपर में टेस्ट हुआ है। चलें जी, बताएं आप। एक्सपेंसेस में 50 मिलियन हमारे साल पड़ा है रीस्ट्रक्चरिंग का, टैक्स वाले कहते हैं इसका 150% माइनस करने की इजाजत है। कोई बंदा बता दे करंट टैक्स में कितना माइनस करेंगे? टैक्स वाले कहते हैं इसका 150% माइनस कर लो, यानी बहुत खुश हैं वो। हाँ, ये भी बात वैसे ठीक है कि एक ऑप्शन ये है कि 50 को उल्टा दें और 50 का 150% 75 माइनस कर दें। ठीक है, ये भी सही है वैसे, लेकिन एक तरीका ये है कि 100% माइनस हो चुके हैं, 50% और माइनस कर दें, तो वो बनना था 25। ये ज्यादा अच्छा तरीका था, नहीं जैसे मर्जी करते, नो प्रॉब्लम। लेकिन ना इसने रिकॉन्सिलिएशन में भी जाना है, क्योंकि ये एक परमानेंट डिफरेंस है। ये भी ये चीज है, पहली दफा हमने बात की, ये परमानेंट डिफरेंस है। हम अकाउंटिंग वाले तो 50 से ऊपर माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एंट्री की थी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, हमने तो 50 ही पे किया, हम तो ज्यादा माइनस करेंगे। अकाउंटिंग के टीचर नहीं ऐसे कहते कि 100 रुपया सैलरी दी है, चलो 110 ही माइनस कर लो, 110%, ये लूटा है। टैक्स वाले बड़े खुश होते हैं रीस्ट्रक्चरिंग से, पता नहीं क्यों। तो टैक्स वालों ने कहा 150% माइनस कर लो, इससे रिकॉन आउट होगी। इट इज सॉर्ट ऑफ अ परमानेंट डिफरेंस। टेल मी व्हाई। हम अकाउंटिंग वालों ने कितना माइनस किया? 50। उन्होंने कितने करना दिया? 25 की फिगर उन्होंने एक्स्ट्रा माइनस करने दिया, जो हम अकाउंटिंग वाले कभी भी माइनस नहीं करेंगे। इसको रिकॉन में वही साइन यूज कीजिएगा जो करंट टैक्स में करते हैं। साइन क्या यूज कीजिएगा? लेस। साइन क्या यूज कीजिएगा? लेस। 25 into 30% या जो भी रेट है। वजह
पीबीटी तक पहुंचते हुए 50 माइनस हुआ है या 75? 50 से मुराद 100% है ना। पीबीटी तक पहुंचते हुए कितना माइनस हुआ है? 50। लेकिन हमने जो सीटी निकाला हुआ है उस तक पहुंचते हुए तो 150% माइनस हुआ है। अब कितने परसेंट ज्यादा माइनस हुआ है? 25। तो 25 का लगा देना था आपने टैक्स रेट और उसको माइनस करना था ताकि पता चले रिकॉन अगर इस वजह से आउट हो रही है तो इन हो जाए। इसमें आपको 25 से ही खेलना पड़ना था, इसमें उल्टाने और माइनस करने का चक्कर नहीं होना था फिर। अच्छा लॉजिक सुन ले, रिकॉन की आसान सी लॉजिक थी। पहले तो सुनिए परमानेंट डिफरेंस क्यों है। परमानेंट डिफरेंस क्यों है? हमने कितना माइनस किया? 50, उन्होंने कितना करने दिया? 75। ये डिफरेंस अभी आया या कभी ना कभी अकाउंटिंग वाले भी 25 माइनस करने देंगे? कभी नहीं माइनस करने देंगे 25। उन्होंने क्यों माइनस करने देने 25? अच्छा अब पीबीटी तक कितना माइनस हो गया हुआ है? 50। लेकिन हमने जो ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है सीटी डीटी में, उसमें सीटी तक पहुंचते हुए कितना माइनस हो गया हुआ है? 50 तो पीबीटी में ही हो गया हुआ था, 25 हमने और कर दिया, तो 25 पे रेट लगाना था। बेसिकली एक्स्ट्रा पे रेट लगाया करेंगे। और अगर अगर ना 80% अलाउड होता तो फिर तो आपने रिकॉन में ले जाना था, क्योंकि डिसअलाउड तो आप रिकॉन में लेके जाते हैं। तो 20% क्या होता? डिसअलाउड। 20% क्या होता? वो वैसे कह रहा हूं, यानी एज पर टैक्स लॉज 80% इज अलाउड। तो फिर नॉट अलाउड की फिगर निकालते हैं आप लोग, वो तो बचपन से ही आता था, फिर आप उल्टा के माइनस नहीं करते होते, फिर आप बड़े तेज हैं, डायरेक्ट नॉट अलाउड की फिगर निकालते हैं। तो 15 into 20% नॉट अलाउड। 5 20, 5 2 बार 10, तो फिर 10 को ऐड बैक करते और 10 नॉट अलाउड है, 10 को रिकॉन में ले जाते हैं जी। भाई ये तो अब टॉपिक का मसला है ना, अब इसके लिए तो टॉपिक आपको रिवाइज करना पड़ेगा। पीबीटी रिकॉन में क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें लेस करनी है, सादा सी बात थी। ये तो आप टॉपिक की रिवीजन वाली साइड पे चले गए। पता नहीं इस वक्त तो उसका टाइम नहीं है। चलें जी, पॉइंट 4। और ये इस तरह नहीं होता जिस तरह ये भाई कह रहे हैं, कब ऐड करनी है कब लेस करनी है। ये किसी एक सवाल में कोई इक्का दुक्का इनको एडजस्टमेंट समझ नहीं आई होगी तो एक जनरल फिक्रा बच्चे बना लेते हैं कि समझ नहीं आ रहा ऐड करना है या लेस करनी है। हालांकि हर क्लास में अलग डिस्कशंस हुई हैं कि ये ब्रॉड डाउन है 100 रुपया, ये कैरी डाउन है 150 रुपया, और रेड मार्कर वाला डीटी रेट चेंज वाला जो है वो 3 रुपये है, और ब्लू मार्कर वाला डीटी बैलेंसिंग है। तो इस रेट चेंज को ऐड करना है या लेस करना है, अलग अलग डिस्कशंस हुई हुई हैं। अब मैंने बताया था, बताएं कि डीटीएल डेबिट होके डीटी क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट का मतलब खुशी, तो खुशी को क्या करना है? ऐड। इसी तरह हर कॉन्सेप्ट में अलग अलग ऐड लेस की बात हुई हुई है, तो उसको तो अब हम अलग इधर नहीं डिस्कस कर सकते, वो तो एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा जरूर हो सकता है किसी इक्का दुक्का सवाल के अंदर आपसे मसला आया हो। और जिन्होंने रिवीजन प्लान फॉलो किया, हमने बिल्कुल एक नया सवाल रिवीजन प्लान में डाला था, पास्ट पेपर का आखिरी सवाल, जो हमने क्लास में भी नहीं कराया हुआ था, अगर किसी ने वो किया हो। ऑन में ऑन जेकम जुलाई 2020 वी एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर, ये तो आसान सा सवाल है, वी एक्वायर्ड, इसको ज़बानी ज़बानी करने की कोशिश करते हैं हम जरा, टी अकाउंट बनाए बगैर आज। TL acquired an investment property for 100 million. The fair value of the property as on 31 December 2020 and 2021 was 115 million and 125 million respectively. अच्छा जी, हमारे साल के एंड पे क्या वैल्यू है? पिछले साल के एंड पे क्या वैल्यू है? पिछले साल के एंड पे 115, और गेन कितने? प्लीज बता देना। 10 का कहां से? खरीदी कितने की है? खरीदी कितने की? 100 की। पिछले साल के एंड पे कितने की हो गई थी? हमारे साल का गेन हमारे साल के एंड पे कितने की हो गई है? हमारे साल का गेन। आगे चलें। टीएल फॉलोज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर अकाउंटिंग पर्पस। चलें जी, यहां तक कैरिंग अमाउंट्स हमारी आ गई फेयर वैल्यू मॉडल के तहत। पिछले साल के एंड पे 115 और हमारे साल के एंड पे 125। However, टैक्स वाले कहते हैं कि 10% डिडक्शन चार्ज करो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर, फर्दर फुल ईयर डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज। अब करंट टैक्स में क्या करना है? क्योंकि टैक्स वाले फेयर वैल्यू मॉडल को कभी भी मानते नहीं है, आपने करंट टैक्स में पिछले साल उल्टाना है, ये वो उसने मांगा नहीं।
हम पिछले साल का करंट टैक्स मांगा नहीं, हमारे साल में उल्टाना है और माइनस क्या करना है, नहीं कॉस्ट पे आपने माइनस करनी है हमारे साल, पिछले साल डेप्रिसिएशन माइनस करनी है 100 इंटू 6/12 नहीं करना, ये एक लाइन लिखी हुई थी, पिछले साल माइनस करनी है 10 की डेप्रिसिएशन और फिर बीवी निकल आएगी 90, तो ये 90 बीवी थी पिछले साल के एंड की, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 10% से, तो 9 जवाब आएगा, तो 9 डेप्रिसिएशन है हमारे साल की, तो अब बीवी निकल आएगी 90 माइनस 9 81। On Yakam July, TL obtained a loan of $2 million, which was entirely used to acquire a license from a multinational company on the same date. Yakam July 20, पिछले साल. The loan was repaid on 31 December 20 और पिछले साल ही लोन वापस भी हो गया. We estimate the useful life to be indefinite. अकाउंटिंग वाले अमोर्टाइज नहीं करेंगे, ये इस लाइन का मतलब होता है. IAS 38 आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये बातें की हुई है क्लास में. अकाउंटिंग वाले अमोर्टाइज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी लाइफ क्या है. द एक्सचेंज रेट इज इतने. Under the tax laws, exchange differences arising on foreign currency loans are added to loss को add करते थे और gain को less करते हैं. Amortization on license is allowed at 10% on reducing balance method. Amortization on license is under the tax laws चल रहे हैं ना, बात अंदर यहाँ से सारी बात किसकी है, टैक्स वालों की. ओके, जिस वक्त मैंने डॉलर खरीदा था, सॉरी जिस वक्त मुझे डॉलर में लोन आया था, तब डॉलर कितने का था, 145 का. लोन लेते हुए डॉलर 145, जब लोन वापस किया तो डॉलर कितने के, 150 का. अब बता दें 5 रुपए, 5 बेहतर नहीं होता, बेहतर होता है 2 इंटू 145 और 2 इंटू 150. यहां से आपको पता चल जाना था कितना आपका नुकसान हुआ है. वो नुकसान बताएं कितना है, 10 का. दोनों का डिफरेंस निकाला आपने. अच्छा, 10 मिलियन का पाक रुपीज में. अच्छा, पाक रुपीज में. अच्छा, मुझे ये बताएं एसेट की कॉस्ट के, एसेट नहीं 2 मिलियन नहीं, एसेट की कॉस्ट 2 मिलियन इंटू 140 इज इक्वल टू 290. अच्छा, अब तसल्ली से सुनिएगा, ये लॉस सारा का सारा पिछले साल का है, बिकॉज पिछले साल लोन रीपे हो गया था. लॉस आप लोगों ने निकाला है करेंसी पे 2 इंटू 145 वर्सेस 2 इंटू 150, 10 मिलियन का लॉस. 10 मिलियन का लॉस पिछले साल अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाला है और टैक्स वाले कह रहे थे इसको एसेट की कॉस्ट में डालो. तो इस वजह से पिछले साल अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाला है और लाइफ इंडेफिनिट है. सो अकाउंटिंग वालों ने लॉस P&L में डाला तो एसेट पे हिट नहीं पड़ा, अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिशिएट किया नहीं तो कॉस्ट पे हिट नहीं पड़ा. कैरिंग अमाउंट 290 होगी, अगले साल भी 290, क्योंकि अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट नहीं कर रहे. लाइफ इन लाइफ क्या है, इन डेफिनेट. टैक्स वालों ने कहा नहीं बेटा, बड़ी भयानक बात. टैक्स वालों ने कहा एसेट की कॉस्ट जरा साइड पे निकालो. टैक्स वालों का टी अकाउंट बना के एसेट की कॉस्ट है 290 प्लस 10 इज इक्वल टू 300. 300 उनकी नजर में कॉस्ट आ गई. पहले साल कितना डेप्रिशिएट, नहीं कितने परसेंट, 10%. कैरी डाउन 270. अगला स्ट्रेट लाइन या डिमिनिश, WDV 27. कैरी डाउन 243. तो अब हमारे साल की करंट टैक्स की वर्किंग में अकाउंटिंग डेप्शन आपने उल्टानी नहीं क्योंकि डेप्रिशिएट हुआ नहीं, और टैक्स डेप्शन आपने माइनस कर देनी है. एक काम हम करते थे, एक्सचेंज लॉस उल्टाते थे, वो नहीं उल्टाना क्योंकि वो पिछले साल के करंट टैक्स में उल्टाएंगे. हमारे साल एक्सचेंज लॉस आया ही नहीं. आगे
अकाउंटिंग वालों ने एक्सचेंज लॉस ऐड किए बगैर डिप्रिशिएट करने, टैक्स वाले कहते हैं एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, इसलिए 290 प्लस 10। टैक्स वाले एक्सचेंज लॉस ऐड करके डिप्रिशिएट करेंगे, अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज लॉस को P&L में डाल चुके हैं इसलिए वो ऐड किए बगैर डिप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट, TL acquired 3% equity in Orange Limited for 400 million। तो ये FETPL पे ही रखिएगा अनलेस कि वो FET OCI कह दे, डिफॉल्ट मॉडल FETPL है। ओहो, FET OCI पे कहता रखो। अच्छा, FETPL पे रखते हैं तो करंट टैक्स की वर्किंग में कुछ चीज़ें उल्टानी छुल्टानी पड़ती हैं। अगर उधर जाते हैं ना, ये क्या अल्लाह आपका भला करे, उसकी OCI में, तो फिर एक जनरल एंट्री करनी पड़ती है। TL acquired 3% shares for 400 million on Yakam August 21, हमारे साल, पिछले साल अल्लाह का शुक्र है नहीं। The investment was classified in FET OCI as at 31 December 2021. The fair value of the investment was 320. However, this has not yet been accounted for. Accountant ने ये रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये तो कोई PBT में एरर नहीं है क्योंकि ये PBT में जाना भी नहीं था, तो ये कोई ऐसा एरर नहीं है कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। टैक्स लॉस क्या कहते हैं छोड़ो भाई, पहले मुझे कैरिंग अमाउंट तो चीज़ों की निकाल लेने दो जी। P काउंट मत बनाएं, पहली एंट्री बताएं 400 मिलियन की, लेक्चर 1 अगर लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 400, और फिलहाल ऐसे ही जरा बता दें कैरी डाउन कितना है 320, लॉस कितना आ गया, तो टैक्स बेस हो जाएगी 320, कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 320, और टैक्स वाले आमतौर पे इसको मानते नहीं फेयर वैल्यूज को, तो इस वजह से कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 400 पर टैक्स बेस। तो व्हाट इज कैरिंग अमाउंट, व्हाट इज टैक्स बेस 400। अच्छा, मैंने कहा था टी काउंट बना के नीचे जनरल एंट्री किया करनी है इस टॉपिक में। टी काउंट बना के 80 लॉस 80 की एंट्री करनी है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI। अच्छा, ये हमारे साल जो टैक्स रेट है वो 30 ही है, 80 इंटू जी 8-7 बार, और डेफर टैक्स, हाँ फ्यूचर में क्या होगा, वैसे तो मुझे पता है ये एसेट साइड है बैलेंसिंग, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, लॉस, फ्यूचर में क्या होगा, लॉस। टैक्स वाले कह रहे हैं ना, अब अकाउंटिंग वालों ने तो लॉस रिकॉर्ड कर लिया है, फ्यूचर में क्या होगा मतलब अगले साल के अगले दिन ही हम बेच दें तो एकदम 80 का लॉस आ जाएगा। लॉस को टैक्स वाले क्या करने देंगे, माइनस करने से टैक्स कम देना पड़ेगा, इसे कहते हैं आज खड़े होकर फ्यूचर में लायबल, या आज खड़े होकर फ्यूचर में एंटाइटल्ड फील करें, इसलिए रिकॉर्ड करें डेफर्ड टैक्स। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सवाल में लायबिलिटी अकाउंट चल रहा है तो स्लैश डाल के लायबिलिटी कम कर दें या एसेट बढ़ा दें। असल में खुशी हो रही है ना लॉस में, पता है हमें क्यों खुशी होती है, लॉस की वजह से फ्यूचर में टैक्स सेव होता है, या एसेट बढ़ा दें या लायबिलिटी कम कर दें, मतलब ये कि टी अकाउंट खोल के कितना, अब आपने खोलना था ये अकाउंट DTL/A, इसका ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन आप लोगों ने खुद निकालना था, इस 24 को आप लोगों ने यहां डालना था, और फिर बैलेंसिंग आना था DTE, बस ये 24 इधर डालना होता है, ये सारा स्यापा है। अगर कभी OCI की एडजस्टमेंट्स आ जाएं तो आप लोगों ने उसकी जर्नल एंट्री करके देख लेनी है। जी 5-7 मिनट में और लूंगा, बॉयज चले जाएं, मैंने तो 145 पे नमाज पढ़नी है, आप लोगों ने इधर पढ़नी है तो चले जाएं। 0.5 की पिक्चर, वन 145 बहुत दूर, हाँ
भाई उस्मान को बुला दो, उसी को मेरे साथ ही चले जाए, उस्मान को बुला दें। अनयूज्ड लॉसेस वर 80, ये पिछले साल के एंड पे हैं। इसमें से पिछले साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में अनयूज्ड लॉसेस कितने जाएंगे, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स की उम्मीद है, नहीं बताया। फिर क्या किया करेंगे, पिछले साल की डेफर्ड टैक्स वर्किंग में जाके आप लोगों ने एक लाइन डालनी है अनयूज्ड लॉसेस, और ब्रैकेट में रेट लगा के इस फिगर के ऊपर बारों बार डिफरेंस के कॉलम में ले जाने, टैक्स के कॉलम में, और कहीं से रूट नहीं कराना। अनयूज्ड लॉस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बना देने। और एक और काम भी करना है, वो आज शायद आपको याद हो, लॉस आया है पिछले साल, ये काम आप लोगों ने टैक्स में भी किया हुआ है। 20 का लॉस आप लोग 21 के प्रॉफिट्स में से माइनस करते थे। लॉसेस को चैप्टर जिन्होंने हमारे से पढ़ा हुआ है चैप्टर 14, तो 20 का लॉस 21 में आप माइनस करते थे। तो करंट टैक्स की वर्किंग में 2021 में जाके आपने 80 माइनस पूरा करने की कोशिश करनी है। अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड डिविडेंड इनकम ऑफ 10 मिलियन, बल्कि आप जाओ लैपटॉप ही तो रखने में रख लूंगा, जाओ। Other receivable include dividend receivable, which is taxable on receipt base. But dividend का T account खोलना तो carried on receivable है. Applicable tax rate is 30% except state. However, it is announced on हमारा साल that the rate for अगला साल will be 22. अच्छा, 20 की करंट टैक्स की वर्किंग में और डेफर टैक्स की वर्किंग में और रिकॉन में रेट जाना था 30%, 30%, 30%। असल में जो करंट टैक्स में जाता है वही रिकॉन में जाता है। 21 का रेट तो 30 है, यही रिकॉन में जाएगा करंट में। हमारे साल खड़े होके अगर अगले साल का रेट पता चल जाए तो फिर डेफर करके जो टैक्सेस देने हैं उन पे रेट लगाइएगा 32%। अब टी अकाउंट में एक मिसमैच आएगा, ये फिगर्स 32 पे पड़ी होंगी कैरिड ऑन वाली, और ब्रॉड डाउन पड़ा होगा 30 पर। फर्ज करें लाइबिलिटी अकाउंट है, ये फिगर्स 32 पे पड़ी होंगी और ये फिगर्स 30 पे पड़ी होंगी। तो हमने करना फिर ये था, अगर लाइबिलिटी अकाउंट है, मुझे नहीं पता एसेट अकाउंट बनेगा, अगर लाइबिलिटी अकाउंट है तो फिर करना ये था कि उस को छेड़ना है जो इस रेट से हटके है। अब कैरेट डाउन को छेड़ना पड़ेगा, आज ब्रॉड डाउन को नहीं छेड़ना पड़ेगा। तो ये ना तरीका होता है इस एडजस्टमेंट को टैकल करने का, कि करंट टैक्स हमारे साल का पिछले साल का, डेफर टैक्स में जो रेट यूज करना है, अब ये डेफर टैक्स की वर्किंग में रेट यूज करना है। अब ये पड़ा हुआ है 32 पे, ये पड़ा हुआ है 30 पे, और रिकॉन है 30 पे। तो ये फिगर पड़ी हुई है 32 पे, तो आप लोगों ने करना ये था कि ये फिगर डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका फायदा ये होना था कि हाँ उस साइड पे क्योंकि 32 को 30 पे लाना है, तो ये 32 इधर पड़ा हुआ है, -2 इधर करना पड़ना था ताकि ये 30 पे आ जाता। ये कितने लोगों को जरा अब समझ आया थोड़ा सा टेस्ट में गलती करने के बाद? ओके, ये भाई लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है, तो इसमें ना ऐसे ही लोगों ने काफ़ी डिस्कशंस की कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो लेसी के सवाल तो आसान था, तो मोहतरम ये टेस्ट लगाने थे पांचों, और उसके बाद हमने डिसाइड करना था कि ये लीज ऑपरेटिंग ही है। आई के अपने बिला वजह फाइनेंस और ऑपरेटिंग दोनों की एंट्री सोल्यूशन में कर दी हुई है, क्योंकि डाटा अवेलेबल है। वैसे मैंने आपको कहा था जिसमें फाइनेंस या ऑपरेटिंग पता ना चल रहा हो, वो सवाल होते थे जिसमें यूजफुल लाइफ मिसिंग है और जिसके अंदर फेयर वैल्यू मिसिंग है। ये दोनों चीज़ें मिसिंग है तो टेस्ट नहीं लग सकते। तो फिर उसमें मैंने कहा था अगर इम्प्लिसिट रेट अवेलेबल है तो फिर एज्यूम कर लीजिएगा ये लीज कौन सी है, फाइनेंस।
इसमें ये डाटा मिसिंग नहीं था, इसमें सारा डाटा अवेलेबल था। तो वी आर सपोज टू अप्लाई द रेट्स, हमने रेट्स लगाने थे। यानी Yacom January purchased a machine costing 180 million with an estimated life of a 7-year fair value भी available है, choose for life भी on the same date we entered into a lease agreement with Rasmalai covering non-cancelable period of 5 years, the agreed lease rentals are ये। अच्छा पहला टेस्ट, does the ownership will transfer at the end of lease? No. Does the lessee has an option to buy the asset at a price which is lower than? No. Does the lease term, ये देखें 75% नहीं आ रहा, 71%, नो, मेजर पार्ट भी नहीं है। 56, 52, 48 और 44 को जरा वैसे ही जमा करें, फिर मैं देखता हूँ डिस्काउंटिंग करनी है या नहीं। इसको वैसे ही जमा करें 200, ओहो ये तो फिर पीवी निकाल के देखना पड़ेगा, फिर इस तरह नहीं होगा, इसकी पीवी निकाल के देखना पड़ेगा। अगर ये ऑलरेडी 180 से बहुत कम होता तो फिर ठीक है। अब इम्प्लिसिट रेट, असल में जब लेसर का टेस्ट करना है ना तो फिर तो सिर्फ कौन सा रेट यूज करना है, BLS इनकॉर्पोरेटेड, लोअर हायर का कुछ चक्कर नहीं पड़ता, बस मार्केट रेट तो बस वो मैन्युफैक्चर डीलर लेसर के लिए इंपॉर्टेंट है। 14%, तो 14% पे डिस्काउंट करना है इन फिगर्स को। जरा हम एक्सेल से हेल्प लेते हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है इनको डिस्काउंट करने का। 14%, पहला रेंटल एरियर में एडवांस में है, पहला रेंटल 0, दूसरा 44, तीसरा 48, चौथा 52, पांचवा 56 इज इक्वल टू IRR नहीं, इज इक्वल टू NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इनकी पीवी निकाल लें इस डेटे की यूजिंग रेट 14%। ओके, देयर इज सम एरर इन फॉर्मूला, वो हाईलाइट कर दो ना फिर हमें क्या फॉर्मूले में एरर है। E3 से E7 को ब्रैकेट में लेना है। कहते हैं रेट पहले लिखो फिर वैल्यू 1 और 2 लिखो। अच्छा ठीक है, 14% कॉमा 126, तो 126 को आप डिवाइड करें आप 180 पे, नहीं डिवाइड करने की जरूरत, 90% से कम जवाब आएगा। और पांचवा एसेट इज नॉट ऑफ अ स्पेशल नेचर, सो दैट्स व्हाई इट इज एन ऑपरेटिंग लीज। कितने लोगों ने ये टेस्ट लगाए थे पांचों? एक। कितने लोगों ने फाइनेंस में डाल दिया था? वजह क्या थी? 5 टेस्ट क्यों नहीं लगाए थे? जल्दी से जरा बताए ना, ताकि मुझे पता चले, मैं बच्चों को भी कुछ वीडियो में बता सकूं। क्या चीज? पीवी गलत आई थी, पीवी गलत आई थी, वो 90% के बराबर आ गई थी। असल में पहली पेमेंट को डिस्काउंट नहीं करना, पीवी तो फिर ऑपरेटिंग लीज ट्रीट किया था ना, फिर भी नहीं किया था ट्रीट। ठीक है, पांचों सवालों के जवाब नो आ रहे हैं भाई। इसमें कोई मसला आया इस सवाल में? किसमें? सॉल्यूशन देखे आपने? सॉल्यूशन, ओ हाँ, IFRS 9 वाला। इसको फिर कोई इतना इंपॉर्टेंट ना लें आप, इसको कर लेंगे कभी डिस्कस। ठीक है, जाओ यार खत्म।